इसके पहले आपको फर्स्ट चैप्टर जो था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन समाप्त हो गया है। अब कुछ इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। जैसे पहला प्रश्न इसमें उठता है कि जीवों में जनन आवश्यक है, क्यों? इस प्रश्न का जो उत्तर आपको दिया जा रहा है उसके तदनुसार किसी भी जंतु में या किसी भी जीव में जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस जीव को अपने पीढ़ी की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए किसी भी जीव के लिए जनन करना आवश्यक है। क्योंकि जनन के द्वारा जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, यह पहले शुरुआत में इसकी परिभाषा आपको बताई गई थी। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवों का अपने समान दूसरे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसलिए चाहे वह लैंगिक जनन हो चाहे वह अलैंगिक जनन हो, दोनों जनन आवश्यक हैं, क्योंकि दोनों जनन के फलस्वरूप जीवों की निरंतरता बनी रहती है, इसीलिए जनन आवश्यक होता है। अब दूसरा प्रश्न है, विच इज ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल, व्हाई? इनमें से कौन सा जनन, इनमें दोनों में से जनन की प्रक्रिया को कौन सी जनन की प्रक्रिया ठीक होती है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, और क्यों? तो इसका प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन की प्रक्रिया बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर और मादा के युग्मन से जो युग्मनज बनता है उसमें दोनों के जो लक्षण हैं, दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो 50-50% आ जाते हैं, और इससे जो दोनों के लक्षण 50-50% आते हैं, इससे उस आने वाली जो निरंतरता जो जीव में है उनमें थोड़ा सा बदलाव देखा जाता है, और बदलाव होना आवश्यक भी है। इसलिए अलैंगिक जनन की और ढेर सारे कारण हैं जिसके फलस्वरूप अलैंगिक जनन में वो बदलाव नहीं देखे जाते, जबकि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप सिर्फ जीवों की निरंतरता बनी रहती है और वो एक क्लोन की भांति कार्य करते हैं, अर्थात अपने पेरेंट्स जीव की ही तरह कार्य करते हैं। जो जैसे उनके पेरेंट्स जीव होते हैं, अर्थात उनके जो जनक होते हैं, वो सेम उसी तरह हो जाते हैं, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। वो उनके पास नर और मादा दोनों के लक्षण परिलक्षित होते हैं, इसलिए लैंगिक जनन आवश्यक होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज ए क्लोन? तुरंत आ गया, जैसे दूसरे के आंसर देते समय हमने बताया भी था, वो क्लोन की तरह बिहेव करते हैं। क्लोन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया का माध्यम है जिसमें जो जीव है वो अपने जनक का फोटोकॉपी होता है, सीधे शब्दों में। इसलिए वह जो ये ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन का जो तरीका है उसको क्लोन इसलिए कहा गया है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाई इज ऑफस्प्रिंग, जो जन्म नवजात शिशु होते हैं उनको अलैंगिक जनन के माध्यम से जो ऑफस्प्रिंग जो बोर्न शिशु होते हैं, जन्मजात शिशु होते हैं, वो उनको क्लोन क्यों कहा जाता है? तो इसलिए क्लोन कहा जाता है क्योंकि क्लोन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक के ही स्वरूप को निर्धारित करने वाले जीवों का जन्म होता है, अर्थात जिन जीवों का जन्म होता है वो जीव अपने जनक के समान लक्षण को, एक ही या उसी तरह के लक्षण को परिलक्षित करते हैं, और उसी तरह के लक्षण को परिलक्षित करने के कारण उनको एक अलग टर्मिनोलॉजी क्लोन के नाम से विभूषित किया जाता है। चौथा प्रश्न है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म due to sexual reproduction have better chances of survival. Why is this statement always true? Yes, जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल मोड ऑफ अर्थात लैंगिक जनन के फलस्वरूप जन्म लेते हैं वो अच्छी तरह से अपने जीवन को सर्वाइव अर्थात अपने जीवन को जीने में जो है अच्छी तरह से जीवन को बिताने में अच्छा उनको होता है, वो अच्छे से अपने जीवन को बिता ले जाते हैं। यह कथन सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि अलैंगिक जनन वाले उस तरह के
जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं सभी प्रक्रियाओं को अडाप्ट करने में असक्षम होते हैं, जबकि लैंगिक जनन वाले हर प्रकार के जीवों को इनमें होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया होती है और हर प्रकार के जो जीवन जीने के तरीके हैं, लाइफ को अपने जीवन को बिताने के तरीके हैं, उनमें प्रकृति के अनुसार अपने में परिवर्तन ज़्यादातर चांसेस में रखने में सक्षम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोजेनी फार्म फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फार्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे जो प्रोजेनी है असेक्सुअल अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन वाले अधिक जो है वो उनसे डिफरेंट होते हैं। इसलिए डिफरेंट होते हैं, सीधा सीधा बात है। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों के गुणों एक साथ एक प्रोजेनी में विकसित होते हुए देखा जाता है, जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही न नर न मादा, कोई उसको नहीं कहा, सिर्फ उसको जनक कहा जाएगा। जनक के ही जो संतत कोशिका से उत्पादित जो एकल संतत कोशिकाएं होंगी वही सरवाइव करेंगी और उनमें कोई बदलाव नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसमें किसी एक ही जीव के लक्षण परिलक्षित होंगे, उसमें नर मादा अलग अलग के लक्षण नहीं हो, जबकि यहाँ पर नर मादा के अलग अलग गैमेट के कारण अलग अलग लक्षण होंगे और दोनों लक्षणों को एक साथ परिलक्षित होते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। Distinguish between the asexual and sexual reproduction. Why is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? अब कह रहा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, क्या लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए और यह बताइए कि अलैंगिक जनन कैसे कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो लैंगिक जनन में नर मादा अलग अलग होते हैं, अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, उसमें ना कोई नर ना कोई मादा होता है। दूसरा अंतर, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में युग्मक का स्थानांतरण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक का स्थानांतरण नहीं होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो ये आपके रहा अंतर और ढेर सारे अंतर आपको मिलेंगे। उसके बाद जो अब अलैंगिक जनन को कैसे कायिक प्रवर्धन कहा है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन में भी कोशिकाओं का एकल कोशिका से ही डेवलपमेंट जो विकास होता है वह होता है, इसलिए उसको अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही रखा जाता है या कहा जाता है कायिक प्रवर्धन को। जैसे आपको सिलेबस में चर्चा करते समय बताया गया था कि यह जो है जनन का तीसरा प्रकार है। क्यों? क्योंकि यह थोड़ा सा अंतर, क्योंकि यह सिर्फ पौधों में ही जो है स्पष्टता दिखाई पड़ता है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है। अन्यथा यदि अलैंगिक जनन की परिभाषा को देखा जाए कि एक कोशिका से जन्म लेने वाले एक ही जनक कोशिकाओं से एक ही जो है संतत कोशिका का जब जन्म होता है तो उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं और इसमें यह प्रक्रिया पाई जाती है, इसलिए अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव टू सुइटेबल एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, अर्थात कायिक प्रवर्धन जो अभी बताया गया। कायिक प्रवर्धन एक क्या है उसके दो उदाहरण देना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी जीव से एक ही जनक कोशिका के कोशिकाओं से नए जनक कोशिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता को उस पौधे की कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे अदरक में होता है, उसके बाद जैसे गुलाब के पौधे में होता है, गन्ने के पौधे में होता है, इस तरह के उनके शाखाओं का नए पौधे के रूप में अंकुरण की प्रक्रिया को दो एग्जाम्पल कहा गया था, हमने आपको कई एग्जाम्पल दे दिए। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो इस तरह से यह भी आपका जो है समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।